गणेश चौहान भी क्या परिवार पॉलिटिक्स पर विश्वास रखते हैं? कतई नहीं। दैनिक भास्कर में मैं स्पष्ट बयान दे रहा हूं कि मैं कभी परिवारवाद के पक्ष में नहीं हूं। जब चाय वाला एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है तो सफाई वाला भी निश्चित है एक अच्छे स्थान पर जा सकता है। 2009 में मैं सफाई कर्मचारी की नौकरी पा गया और अच्छा शानदार परिणाम आया कि एक मजदूर के बेटे को, एक सफाई कर्मचारी को धनघटा की महान जनता ने अपना नेतृत्व दिया। मैंने बोला माय गॉड प्लीज गिव मी सम टाइम, इट्स माय लर्निंग टाइम। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी वो उस अंग्रेजी पर नहीं कमेंट करेंगे जो उनके भाई ने हाउ डू यू रोक पे नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन एक मजदूर के बेटे को, क्या मजदूर का बेटा अंग्रेजी नहीं बोल सकता? क्यों अंग्रेजी में बोलना कोई गुनाह तो है? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। मैंने हिंदी में बोला था ना। मेरी जरूरत ये थी कि मैं जनता से जवाब दूं, तो रोजगार की दृष्टि में भी काम किया जा रहा है। प्रवीण निषाद और गणेश चौहान की लड़ाई, माननीय सांसद जी हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने जो भी किया अच्छा किया। तो क्या प्रवीण जी नहीं चाहते थे कि कालिंदी जी मैदान में उतरे या अपने कैंडिडेट को वोट डाला? किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं था। बड़ी नियत के साथ काम करना एक सफलता का पहला कुंजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने कि फर्स्ट से अर्श तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब वही शख्स, कोई भी शख्स की बात करें, जब वो संघर्ष करता है तो उसकी मुश्किल हालातों में शायद ही कोई हाथ थामे, लेकिन जब वो अर्श तक पहुंच जाता है तो दुनिया उसकी वाहवाही करती है। आज हमारे बीच यानी दैनिक भास्कर के स्टूडियो में एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, जिनका सफर काफी मुश्किल रहा, लेकिन जब वो आज तक पहुंचे तो दुनिया में, तो पूरे मीडिया में उनकी सुर्खियां बनी। उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले के धनघटा के विधायक माननीय गणेश चौहान जी आज हमारे साथ दैनिक भास्कर के स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कहानियां, चर्चाएं बहुत हैं आपकी, क्योंकि एक अनोखी कहानी है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उससे ही रिलेट करके हम गणेश चौहान जी को भी देखते हैं। तो आज इनके ही द्वारा बहुत सारे सवाल हैं मेरे, जो ये बताएंगे कि कैसे उन मुश्किल हालातों में इन्होंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन के उस मुकाम तक वो पहुंचे जिसकी वो चाह रखते थे। तो सबसे पहले मेरा शुरुआत ये है गणेश जी की, बहुत लोग जानते हैं कि आप बीजेपी से विधायक हैं इस बार, लेकिन इस सफर की शुरुआत हुई कैसे? गणेश चौहान की पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत कैसे हुई, या ये सोच आपके दिमाग में कैसे विकसित हुई कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है और क्यों? सबसे पहले तो दैनिक भास्कर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीतिक सफ़र हमारे वर्ष 2005 में ऐसे विद्यार्थी जीवन में कुछ उन्माद रहा। 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एथराइज जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया था, समर्थित प्रत्याशी घोषित किया था और जिला पंचायत का चुनाव में लड़ा था। जिला पंचायत के बाद परिस्थितियां सामान्य रही। पिताजी का वही व्यवसाय, मजदूरी पेशा, हम भी उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करते थे। 2009 में मैं सफाई कर्मचारी की नौकरी पा गया। 9 से मैं सफाई कर्मचारियों के जायज़ मांगों को लेकर, जो उनका सेवा नियमावली है या प्रधानों के यहाँ जो उपस्थिति दर्ज होता था, तो प्रधान, सेक्रेटरी और कई एडीओ सबके यहाँ जो उनका पेरोल बनता था, 3-3, 4-4 पैनल से होके जाता था, उसको लेकर, कर्मचारियों का जो शोषण होता था उसको लेकर, तो एक आंदोलन, एक संघर्ष उनके विषय को लेकर किया गया और मैं प्रदेश मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ में प्रदेश मंत्री के रूप में रहा। अब वहाँ से चलता रहा। मैं 1996 से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से उसमें काम करता रहा। नगर में कारवा का दायित्व रहा, जिले का शारीरिक प्रमुख रहा। संघ में सेवा के क्षेत्र में काम करने के नाते लोगों के बीच में थोड़ी लोकप्रियता बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी ने उस काबिल समझा, उस लायक समझा कि अभी 2020 में ब्लॉक प्रमुख का टिकट हैसर से श्रीमती कालिंदी चौहान को दिया। विषम परिस्थितियों के कारण वो चुनाव चंद मतों से हार गया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसी विश्वास के साथ, केवल जनता में बने रहने के नाते, संगठन में बने रहने के नाते, उसी विश्वास के साथ विधानसभा में टिकट देकर धनघटा क्षेत्र से भेजा और अच्छा शानदार परिणाम आया कि एक मजदूर के बेटे को, एक सफाई कर्मचारी को धनघटा की महान जनता ने अपना नेतृत्व दिया और मैं ठीक प्रकार से प्रयास भी कर रहा हूँ कि उनके विश्वास पर खरा उतरूं और जो भी समस्याएं उस पर अनवरत मैं काम करते रहता हूं, जनता के बीच में बना हूं। तो लोगों का आप जानते हैं, अब विधायक बन गया हूं तो तमाम सारे लोग ऐसा
नहीं है कि ठीक है, प्रभाव बढ़ा है तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं उसी भाव से, जिस भाव से पहले रहता था उसी भाव से रहना चाहता हूँ। ठीक है। अब आपने कहा लोगों की जनता और धनघटा क्षेत्र की बात कर ले तो जब हम धनघटा की बात करते हैं तो वहां पे बाढ़ की बात सबसे आगे आती है कि बाढ़ से बहुत प्रभावित है वो। बाढ़ से बचने के लिए धनघटा में ऐसा क्या प्रयास आपने किया है? बाढ़ से बचने के लिए मैं स्थानीय लोगों की कम से कम 6 बैठकें किया और अधिकारियों के साथ 4-5 बार बैठा, माननीय मंत्री जी के साथ बैठा, गोरखपुर डीएम, जो इसका विशेष कारण दिखा। गोरखपुर में एक एनएच बना हुआ है जिसका वो पुल का गर्भ कम है, वहाँ पानी रुकता है और 3-4 किलोमीटर पहले वो पानी अपनी चौड़ाई बढ़ा लेता है। सरजू जी का बहाव पूरी गति से वहाँ निकल नहीं पाता है। अब उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा है, चूँकि वो छोटा काम है नहीं। वह जैसे ही उस पुल का चौड़ीकरण हो गया, उसका गर्भ बढ़ गया, तो कटान का विषय मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जिस पर मैं प्रयास अनवरत कर रहा हूँ, गोरखपुर जिलाधिकारी से 2 बार बात हो गया कि मैं उसके लिए प्रस्ताव भेजें, माननीय मंत्री जी से बात हुआ, वो पुल जो जैसे ही बढ़ेगा ठीक हो जाएगा, कटान का विषय खत्म हो जाएगा। और काफ़ी हद तक पूज्य महाराज जी ने जिस प्रकार से पिचिंग करा के, जिस प्रकार से बंधे को मजबूत करा के रोकने का कार्य किया है, अभी आपने पूर्व में देखा होगा 2013 में जिस प्रकार की भयानक स्वरूप घाघरा और सरजू जी ने लिया था, उससे काफ़ी हद तक रोकने में पूज्य महाराज जी का नेतृत्व सफल है। तो ये केवल फाइलों में ही है कि आगे बढ़ रहा है? समय कब तक वो समय रहेगा? 2022 हो गया, 23-24 तक हम मान सकते हैं, या लोकसभा इलेक्शन 1.5 साल बाद है 24 तक, तो 24 तक क्या ये जो आप बता रहे हैं वो मामला सुलझ जाएगा? निश्चित है, उस पर प्रयास जारी है और मुझे विश्वास है कि माननीय, अभी तो उस पर 2 महीने पहले हमने पत्र लिखा है, लेकिन ये है कि मुझे विश्वास है कि उस पर शीघ्र ही काम शुरू होगा। तो काम शुरू होगा तो 1 साल 2 साल लगता ही है, हो जाएगा, वो हो जाएगा तो निवारण हो जाएगा कटान का। सबसे जरूरी बात आती है कि जिले को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कूल। शिक्षा की लेकर बात आती है तो प्राइमरी एजुकेशन तो सभी कर लेते हैं, जिलों में बात हुई या गांव में बात हुई, तहसीलों में बात हुई, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए चाहे बीए हो, बीकॉम हो, एमएससी हो, बीटेक हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, आईटी की पढ़ाई हो, इसके लिए बच्चे, क्योंकि संत कबीरनगर आसपास के जिले में गोरखपुर हो गया या लखनऊ हो गया, यहाँ बच्चे भाग के चले जाते हैं। तो संत कबीरनगर में आपके युवा के बच्चे या आगे की हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट जो है वो आपके जिले में ही रहे, आपके जिले को छोड़ के ना जाए, उसके लिए क्या प्रयास है आपका? निश्चित है, इस विषय को लेकर अभी माननीय आशीष पटेल जी से और बीरानी मौर्य जी से मैं चर्चा किया हूँ। और जिस प्रकार से हायर एजुकेशन को लेकर पॉलिटेक्निक विद्यालय बनाना और ठीक प्रकार से डेवलप करने का कार्य सरकार केंद्रित कर रही है, मुझे विश्वास है कि धनघटा क्षेत्र भी अपने आप में शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ेगा और अच्छे विद्यालय जाएंगे। ये सत्य है कि आज भी हमारे क्षेत्र के बच्चे गोरखपुर, लखनऊ और मुख्यालय पर अगर कोई टेक्निकल, अगर कोई ऐसे प्रावैधिक शिक्षा के बारे में जानकारी लेना रहता जाते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि इसका भी निवारण मैं नेतृत्व से मांग करके इसको पूरा कराऊंगा। आपने क्या सरकार से बोला है कि हायर एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस वहां पर बनने चाहिए, या आपको लगती है कि वहां पर निर्माण की जरूरत है ऐसे इंस्टीट्यूशंस की? प्रथम तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है अपना, वो चल भी रहा है। मैं औचक निरीक्षण किया, वहाँ के प्रधानाचार्य अनुपस्थित मिले, मैं उनको फ़ोन पर ही बहुत अपने मर्यादित भाषा में उनको समझाया भी। तो हमने कहा कि वहाँ व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बगल में ज़मीनें पड़ी हैं, उसको लेकर मांग पत्र जारी है और निवारण कराएंगे। निश्चित है इस दिशा में मुझे काम करना है और मैं ये प्रण लिया हूँ कि धनघटा क्षेत्र का शैक्षिक दृष्टिकोण से ठीक से विकास करना है। मैं उसमें कदम आगे बढ़ाता हूँ और लोगों की इच्छा रही कि जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में प्रत्याशी रही कालिंदी चौहान को पुनः ब्लॉक प्रमुख बनना पड़ा। अब उस लड़ाई में कुछ लोग ऐसे रहे कि जो कहीं से किन्हीं के बातों में आकर आ गए, लेकिन ऐसा कहीं से वैचारिक मतभेद नहीं रहा। वो लोग आ गए, फिर सब लोग एक हैं। चाहे लड़ाई क्या थी? लड़ाई क्या थी? लड़ाई में वो दबाव दे रहे थे कि नहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य पुनः दूसरे किसी को लड़ाया जाए, दूसरे किसी को बनाया जाए। तो क्षेत्र पंचायत लोकतंत्र है, जिसके पक्ष में ज़्यादा रहेंगे उसी का होगा। और इसमें पूरी तरह से पूज्य महाराज जी मेरे साथ थे, जिसका कारण है कि आज
लोगों का ये क्यों विचार था कि कालिंदी जी को ना लड़ा के किसी और को लड़ाया जाए? मैं तो कहा था, मैं 6 नाम दिया था। हाँ। मैंने कहा था 6 नामों में से जब पार्टी ने फ्री फाइट कर दिया हाँ। तो लोगों का ये मत रहा कि नहीं वही बने, तो बन गए। मैं संगठन में 6 नाम, मेरे द्वारा 6 नाम। गणेश चौहान भी क्या परिवार पॉलिटिक्स पर विश्वास रखते हैं? कतई नहीं। मैं आज आपके सामने इस दैनिक भास्कर में मैं स्पष्ट बयान दे रहा हूँ कि मैं कभी परिवारवाद के पक्ष में नहीं हूँ। और ये तो परिस्थिति ऐसी थी, मुझसे पहले लीडरशिप उनको डेवलप किया गया था, जिसके कारण से वो चुनाव लड़ी थी। एक उस विषय में उनका कदम आगे बढ़ गया था। आगे ऐसा कतई नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं राजनीति में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं लाना उचित समझूंगा। अब जो हुआ वो परिस्थिति था, मुझसे पहले चूंकि उनको टिकट घोषित हुआ था, वो लड़ाई लड़ चुकी थी, इस नाते हो गया। माहौल थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ा शांत करते हैं। आपका सबसे ज्यादा वाक्य जिसको अखिलेश यादव ने, मतलब विपक्ष भी जिसको सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, आपका वो अंग्रेजी का भाषण बहुत वायरल हुआ, वो क्या था? देखिए, अखिलेश यादव एक मतलब मैं बता रही हूँ कि आपका इतना ये वायरल था कि विपक्षों ने भी उसको ट्वीट किया। अब सत्यता ये है कि मैं पूरी तरह से मैं वो रखा भी हूँ, उसको आपको भी दे सकता हूँ। हिंदी में जो बात कहा कि हे जनता जनार्दन, आप भगवान के स्वरूप हैं, मैं आपके इस बिजली के संकट को अपना संकट मानता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, यह मेरा प्रारंभिक काल है, यह मेरा प्रारंभिक काल है, मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिए। क्योंकि उसी दिन मैं माननीय मंत्री जी से मिल कर गया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों में कुछ कोयले का संकट रहा उस क्षण में, कुछ क्षणों के लिए, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिनों में साल हो जाएगा, परेशान मत होइए विधायक जी। तो उनका आश्वासन मिला। तो उनके बाद मेरी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है, तो हमने हिंदी में ठीक प्रकार से कहा, उसको इंग्लिश में भी बोल दिया और हमने बोला माय गॉड प्लीज़ गिव मी सम टाइम, इट्स माय लर्निंग टाइम। तो अगर इस पर मैंने बोला तो जनता को हिंदी में भी बोला, अंग्रेजी में भी बोला, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी वो उस अंग्रेजी पर नहीं कमेंट करेंगे जो उनके भाई ने हाउ डू यू रोक। अभी आपने आजमगढ़ के चुनाव जब वो पराजय हुआ था, उस पर नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन एक मजदूर के बेटे को, क्या मजदूर का बेटा अंग्रेजी नहीं बोल सकता? क्या एक सफाई कर्मचारी अंग्रेजी नहीं बोल सकता? आप तो चांदी के चम्मच लिए पैदा हुए हैं साहब। अगर मजदूर का बेटा भी अंग्रेजी बोलता है तो उसके भाव को समझिए, उसके विचार को समझिए। अब उन्होंने कमेंट किया तो वो उनका विषय है, मैं ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा भाव स्पष्ट था, मेरा मन स्पष्ट साफ था। मैंने जनता को भगवान का स्वरूप बनाया था और उस बिजली के संकट को लेकर, जैसे चौरा सब स्टेशन हुआ, उसके लिए हमने पूरी तरह से लग के, सब स्टेशन पूरी तरह से तैयार है, वो भी प्रारंभ होने वाला है। तो बिजली के ही संकट पर मैं जनता से जवाबदेही हमने हिंदी में ही दिया था, उसी को 4 लाइन हमने बाद में अंग्रेजी में बोल दिया था। अच्छा, तो आपको ये जरूरत महसूस हुई कि अंग्रेजी में बोला जाए उसको? ज़रूरत महसूस हुई, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई, लेकिन हमने बोल दिया। तो क्यों अंग्रेजी में बोलना कोई गुनाह तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। मैंने हिंदी में बोला था ना। मेरी ज़रूरत ये थी कि मैं जनता से जवाब दूं, और जनता से हमने जो फेसबुक लाइव मेरा अगर पूरा देखेंगे तो मैं जनता से हिंदी में बोला पहले, उसी को 4 लाइन अंग्रेजी में बोल दिया। तो क्यों बोलना, ऐसा कोई कुछ तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। धनघटा को सब जाने, इसके लिए माननीय विधायक जी क्या कर रहे हैं? अमेठी को लोग जान रहे हैं, सतई को जान रहे हैं, गोरखपुर को जान रहे हैं, बनारस को जान रहे हैं, लेकिन धनघटा को क्यों नहीं जान रहे हैं? जबकि संत कबीर नगर कबीर जी की नगरी है, मगहर वहां पर है, लेकिन धनघटा अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा है। देखिए, धनघटा जो है हमारा पूरी तरह से 2 नदियों का द्वाब क्षेत्र है। वहाँ मरचा, हल्दी और गंजी, इस सब की खेती ठीक प्रकार से होती है, दुग्ध उत्पादन, जिसके दिशा में हमने काम भी किया और अनुदान भी आ गया 10,000 रुपये प्रति बीघे के रूप में। इस वर्ष से जितने लोग मरचा बोएंगे उनको सबको अनुदान मिलेगा। तो उसी को लेकर हम अच्छे से चलेंगे। हमारे यहाँ मुखलिसपुर बाज़ार है, मुखलिसपुर में जिस प्रकार से होजरी का काम जिस बड़े पैमाने पे करते हैं, उनको लेकर मैं अभी जिला उद्योग से बैठ के और व्यापारियों से बैठ के मैंने चर्चा किया कि रॉ मटेरियल भी वो वहाँ पैदा करें। जिस तरह से लुधियाना से हम रॉ मटेरियल लाते हैं, हम उसको वहाँ अगर बढ़ा के, हमारे यहाँ पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है बरदहिया बाज़ार, कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ से 50 जिलों में के लोग आते हैं, व्यवसाय करते हैं। पंजाब से लोग आते हैं, व्यवसाय करते हैं।
तो उसके उस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि होजरी उद्योग में उनको पर्याप्त बिजली मिले। बिजली मिलता है, बिजली का संकट कहीं से नहीं है, उनको पर्याप्त व्यवस्था मिले जिससे अपने उस पहचान को बड़े स्तर पर ले जा सकें। तो मतलब आप व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप और आगे ले जाना चाहते जी हैं? जी जी जी। ठीक है। इससे आपने ये सोचा है कि अगर आप उसको बढ़ावा देंगे तो रोजगार भी मिलेगा, हाँ, लोगों और जो युवा वर्ग है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी। रोजगार की दृष्टि से अभी मैं गीडा सीईओ जो होते हैं उसके इंचार्ज, उनको मैं गया था। लगभग हमारे क्षेत्र से सटे ही एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, तो हमने उनको सारी वहाँ के जो सस्ती ज़मीनें हैं, सस्ते मजदूर हैं, मैन पावर और लैंड पावर दोनों आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप आकर एक बार निरीक्षण कर लीजिए। अभी मैं पिछले महीने सीईओ गीडा से आग्रह करके आया कि आप आके उसका निरीक्षण करिए। तो रोजगार की दृष्टि में भी काम किया जा रहा है, और निश्चित है, मुझे विश्वास है कि धनघटा इतना कर्मठी क्षेत्र है कि अवसर मिलेगा तो निश्चित है नाम करेगा। बिल्कुल। प्रवीण निषाद और गणेश चौहान की लड़ाई ये सिर्फ आपस में ही नहीं रह गई, दिल्ली में सोशल मीडिया तक आ गई। फेसबुक, ट्विटर में आपसी समर्थक लड़ने लगे। वो लड़ाई क्या थी? देखिए, विधायक और सांसद की लड़ाई क्या थी? माननीय सांसद जी हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने जो भी किया अच्छा किया। किया क्या उन्होंने? किया क्या, वो जो कार्यकर्ताओं को जिससे रोष पैदा हुआ, रोष उत्पन्न हुआ कि वो एक वैचारिक रहा कि हाँ नहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर कहीं किसी के पक्ष में जा रहे हैं तो ऐसे इस विषय को लेकर ही रहा। लेकिन ठीक है, वो हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना मेरा उचित नहीं है। कार्यकर्ता या ऐसे जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल दिए, मैं सबको समझाया था, सबको मैं डांटा भी कि ये सब बातें गलत हैं। माननीय सांसद जी जिले के हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, तो ऐसा कतई नहीं, ये उचित नहीं रहा जो भी कार्यकर्ता। अभी रिश्ते आपके उनके साथ कैसे? बहुत मधुर हैं। अभी उनका मैरिज एनिवर्सरी था, मैंने शुभकामना दिया, वो मेरे जन्मदिन पे बधाई दिए और मतलब आप वो बात नहीं बताएंगे कि किस बात पे आप लोग की खटास शुरू हुई? विषय वही क्षेत्र पंचायत सदस्य वाला था। क्षेत्र पंचायत सदस्य काफ़ी मात्रा में इधर थे, जिसको लेकर ऐसा चर्चा हुआ कि सांसद जी भी कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ऐसे कहना चाह रहे, तो वो रोष कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो क्षणिक रहा, उसका कोई मतलब तो क्या प्रवीण जी नहीं चाहते थे कि कालिंदी जी इस मैदान में उतरे या अपने कैंडिडेट को? देखिए, वहाँ फ्री फाइट हो गया था, किसी के तरफ से कोई दबाव नहीं था। जो भी जैसे भी जीत के जाता वो भारतीय जनता पार्टी का रहता, और वहाँ किसी के लिए कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप यूथ पॉलिटिक्स है, एक नेता है जो बहुत सारे उम्मीद आप एक युवाओं के लिए लेकर चलते हैं। वो युवा आपके जिले के या तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास लिंक्स भी नहीं है पॉलिटिक्स में आने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहे या आपके मार्गदर्शन में वो चलना चाहे तो कैसे, क्या करें वो? बड़े मन के साथ काम करना, एक बड़ी नियत के साथ काम करना एक सफलता का पहला कुंजी है। हम टूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, ऐसे चला लगा रहता है, लेकिन जो परिस्थितियाँ रहती हैं, बहुत पैसे से कोई सफलता नहीं पाता। उसका मन होना चाहिए कि दिशा उसका क्या होना चाहिए, उसको लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो भी इस दिशा में काम करेगा सफल होगा। और मैं सभी युवाओं को आपके दैनिक भास्कर के माध्यम से कहता हूँ कि ठीक प्रकार से वो अपने लक्ष्य को केंद्रित किए रखें और उस विश्वास के साथ काम करें। जो भी काम करें पूरे मन से करें, सफल होंगे। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। जब कोई सरकार का आदमी आता है तो उससे उम्मीदें लोगों की बहुत हो जाती हैं, लेकिन गणेश चौहान का नजरिया एज अ पॉलिटिशियन क्या है कि वो भारत को किस नजरिए से या उत्तर प्रदेश को किस नजरिए से देखना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं उसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश को तो यहाँ पूरे प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधि जब होगा, विदेश के लोग आके अपना इन्वेस्ट करेंगे, जिस दिशा में पूज्य महाराज जी ठीक प्रकार से काम भी कर रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और पिछली बार हुआ था, जिससे काफ़ी लोग इन्वेस्ट भी किए, और आगे भी फरवरी में हमको लगता है 8 से 10 यह एक बहुत बड़ा पहल है। निश्चित है उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का उत्थान उसी में है कि जब सबका समावेश बना के हम व्यावसायिक गतिविधि अपनी आगे बढ़ाएंगे। ओके,
और मेरा आखिरी सवाल आपके लिए है कि गणेश चौहान जी अपने सफर में, अपने जीवन के सफर के आखिरी पलों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, प्रारब्ध एक बड़ा स्थान है कि प्रारब्ध में अगर होगा तो कुछ भी हो सकता है। निश्चित है कि जिस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ और जिस विचारधारा में मैं काम कर रहा हूँ, जब चाय वाला एक सर्वोच्च स्थान पे पहुँच सकता है तो सफाई वाला भी निश्चित है एक अच्छे स्थान पर जा सकता है। इसका कोई भी एक सीमा नहीं है, कोई एक दायरा नहीं है कि इतने तक जाके रुक जाएंगे। बड़े से बड़े स्थान पे आज आपके लिए बड़ा उदाहरण अपने भारत की यशस्वी माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं। तो जिस विचारधारा में हम काम कर रहे हैं, निश्चित है कोई उसका एक सीमा, एक कोई दायरा नहीं है। हमको साफ मन से, साफ नीयत से काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने विचारों को साझा करने के लिए गणेश जी। तो ये संत कबीर नगर के धनगटा के विधायक माननीय गणेश चौहान जी आज दैनिक भास्कर के स्टूडियो में प्रेजेंट थे, जिन्होंने बताया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि कुछ सवालों से बचते हुए नजर आए क्योंकि कंट्रोवर्सी में शायद नहीं फंसना चाहते, लेकिन फिर भी एक सफाई कर्मी जब अपनी मेहनत से इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है तो ये प्रेरणा है उन तमाम युवाओं के लिए, उन तमाम संघर्षों के लिए जो संघर्ष करते रहते हैं और जिनके जीवन में निराश हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या ये जीवन उनका संघर्षमयी ही है और आखिरी दौर के जीवन के आखिरी सफर में वो पहुंच चुके हैं। तो सफर कभी भी आखिरी नहीं होता है, बस आपका दम मजबूत होना चाहिए। किसी और शख्स के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए दैनिक भास्कर। शुक्रिया।